बड़े बड़े कौन से इस वाले में देखना नहीं, है? इस पे देखो। अगर कहीं इधर उधर हो तो आप थोड़ा सा इशारा कर अब से स्टार्ट हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस टॉपर्स टॉक। और आज मैं शैवी दुबे, जिसने यूपी पीसीएस 2023 में डेप्यूटी जेलर में रैंक 3 हासिल की है। मेरे साथ दो और फ्रेंड्स हैं मेरे, हरे कृष्ण शर्मा सर, जिनने डीवाईएसपी में, एक सेकंड रोक दो, रैंक मुझे बता दीजिए दोनों की, 17 और 19। एक बार फिर से स्टार्टिंग से कर लेना। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस टॉपर्स टॉक। माय नेम इज शैवी दुबे। मैंने हाल ही में जो यूपी पीसीएस का 2003 का रिजल्ट आया है, उसमें डेप्यूटी जेलर में रैंक 3 हासिल की है। मेरे साथ हैं हरे कृष्ण शर्मा सर, जिनने डीवाईएसपी पे रैंक 17 हासिल की है, एंड पीयूष कुमार पांडे सर, जिनने डीवाईएसपी पे रैंक 19 हासिल की है। ये एक बेसिकली एक इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग तीनों मिलके लेकर आए हैं, जहाँ पे हम ब्रेकिंग द मिथ्स पे बात करेंगे। और बहुत से ऐसे मिथ्स होते हैं जो इस प्रिपरेशन के दौरान स्टूडेंट्स फेस करते हैं। हमने भी किया है, क्योंकि हम भी उस जर्नी को से गुजरे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उन बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं और आपको अच्छे से उन पे आंसर्स दे पाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी क्वेश्चंस मिस हो रहे हैं या आप पूछना चाहते हैं, तो आप सर के चैनल के माध्यम से कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला बैरियर जो होता है, फैमिली बैकग्राउंड वाला बैरियर, कि एक साउंड फैमिली बैकग्राउंड है, आपके पास एक बहुत अच्छे अमाउंट में पैसा है, आप बाहर जाके कोचिंग कर सकते हैं, तो ही क्या आप पीसीएस की तैयारी में आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आई गेस पीयूष सर हम आपको देंगे। जी नमस्कार। नमस्कार साथियों, जहाँ तक मैम ने भी बताया फैमिली बैकग्राउंड की अगर स्तर पे बात की जाए, तो मैं एक सामान्य फैमिली से आता हूँ। मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के पद पर कार्यरत हैं, और मेरा जो गांव है वो घाघरा नदी की कटान की वजह से उसको विस्थापित होना पड़ा था। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि मैं किस पृष्ठभूमि से और मतलब किस आर्थिक समस्या से मतलब जूझ करके बाद में मैं आपके सामने यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हैं सबको कहीं ना कहीं फैमिली की जो समस्याएं होती हैं उससे दो चार होना पड़ता है। कि आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। दिल्ली में इतने महंगे शहर में आपको अपनी तैयारी के लिए बहुत सारी आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ेगा। आपके पास पता चलेगा कि आपके पास जो बुक खरीदने के लिए पैसे नहीं है, आपके पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं है। तो ये सब सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन आपने अगर एक सपना देखा है तो ये सब समस्याएं आपको बहुत छोटी लगेंगी, और आप अपने सपने के लिए लगातार प्रयास करेंगे और जरूर सफल होंगे। और मैं अब चाहूँगा कि मैं सेबी मैम से अपने हाँ, जो मैं सेबी मैम के जो मैं पूछना चाहूँगा। अच्छा, तो हाँ व्यूअर्स, मैं जो सेबी मैम है उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो आज के समाज में लड़कियों के साथ जो भेदभाव किया जाता है लड़कों और लड़कियों के बीच में, तो मैम ने भी इतनी सफलता हासिल करी है, तो यहाँ तक पहुँचने में मैम ने कौन कौन से जो समस्याएं हैं उसको फेस करी है, तो इसके विषय में मैम जरूर बताएंगी, जो कि जो हमारी लड़कियाँ जो गर्ल्स हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ गर्ल आपके साथ जो कुछ बैरियर सामने आते हैं, वो एक तो ये है कि एक अटेम्प्ट के बाद या तैयारी कर लिया, एक अटेम्प्ट के बाद होने लगता है कि अब घर वापस आ जाइए। दूसरा, शादी का प्रेशर होने लगता है। और तीसरा, सोसाइटल प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, कि जहाँ पे सोसाइटी में लोग आपस में एक दूसरे से बोलने लगते हैं कि भाई आपकी लड़की बड़ी हो रही है, आपको चिंता नहीं है। तो ये अगर पेरेंट्स के मन में नहीं भी चिंता है तो ये सब चिंता आती है, और कहीं ना कहीं ये एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करती है गर्ल एस्पिरेंट में। तो उसके लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे साथ मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे फादर ने, अगर मैंने भी कभी एक फेलियर देख के ये सोचा कि पापा कुछ और कर लेते हैं, तो उनका जवाब मुझे ये आया कि बेटा तुम्हारी मेहनत पे पूरा भरोसा है और तुम यही करके लौटोगी। तो जब बच्चे के पास अगर फैमिली का इस तरीके का सपोर्ट होता है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बच्चे को पढ़ने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। देखिए, फाइनेंशियल बैरियर हो
या फिर सोसाइटल बैरियर, ये सब आता है जब आपको बहुत ज़्यादा समय लगने लगता है। लेकिन जब आपके पास जो समय इनिशियल है, अगर उसमें ही आपको सब तरीके से सहयोग मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी करते हैं और वो आपको सक्सेस जल्दी दिलाता है। इवन रिलेटिव्स भी जो हैं, मैं उनसे भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि जिसके भी हैं, आप ये पूछने की जगह कि बच्चा इतना समय क्यों लगा रहा है या बच्चे का क्या होगा, आप पेरेंट्स से सिर्फ उनके ये बोलिए कि अरे बच्चा जरूर करके लेके आएगा पेपर आपका, या बच्चे को मोटिवेट करिए कभी फोन करके कि हम लोग सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर एक इतना फैमिली साइड से मोटिवेशन मिलता है, तो मुझे लगता है गर्ल चाइल्ड भी होगी, और अगर इस तरीके का मोटिवेशन मिलता है तो गर्ल्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस पे देखने मिलती हैं। और अभी के हम कुछ सालों के रिजल्ट से देख भी रहे हैं कि फीमेल कैंडिडेट्स बहुत सारे सिलेक्शन ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो मिथ है, इसको ब्रेक करके अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है फैमिली का और आपकी सब सोसाइटी का, तो वो गर्ल चाइल्ड को बढ़ाने में मेरे ख्याल से मदद करती है। अब थर्ड एक मिथ है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि IITians NITians जो होते हैं वो उनके लिए बहुत इजी होता है कि वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। तो मैं इस मिथ के बारे में बात करूंगी हरे कृष्णा सर से कि वो अपना एक इनपुट दें कि उन्हें क्या लगता है इस बारे में। नमस्कार व्यूअर्स, जो मेरा इनपुट है, ये मिथ है कि IITians IIM या बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के बच्चे ही इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। अब मेरा ही देख लीजिए, मैं बहुत ही मीडियोकर कॉलेज से पढ़ा हूँ, मीडियोकर स्कूल से पढ़ा हूँ, कोई इंग्लिश मीडियम नहीं, हमेशा हिंदी मीडियम पढ़ा हूँ। इवन मेरे 10th में 38 मार्क्स हैं, 12th में मैं रस्टिकेट हुआ हूँ, और BTech में मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में जो है 3 बैक आई हैं मेरी। हालांकि मेरे को जो मेरी जर्नी है वो करीब 10 साल की है, बट मैं लगातार प्रयास करता रहा और मैं आज सक्सेसफुल हुआ हूँ। जब मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते? तो ये जो मिथ है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड के बहुत अच्छे कॉलेजेस के बच्चे ही ऐसा कर सकते हैं, ये गलत है। मैं 3A पे काम करता हूँ। यदि आपके अंदर एक्सेप्टेंस है कि मेरी ये कमी है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, तो आपका एक्सेप्टेंस आपको एक्शन की तरफ ले जाएगा। और जब आपके एक्शंस अच्छे होंगे ना, पायस होंगे, तो आप पक्का अचीव करेंगे। तो ये जो मिथ है एजुकेशनल बैकग्राउंड का, ये मिथ का मिथ ही है, आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप जिस कंडीशन में, जिस प्रेजेंट में, उसको बढ़िया से बढ़िया कीजिए। आप ये प्रोसेस है ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से, पायस तरीके से इसको फुलफिल कीजिए। और ये एक नेक्स्ट बैरियर ये रहता है कि मीडियम का बैरियर, कि जी इंग्लिश मीडियम अच्छा है या हिंदी मीडियम अच्छा है या रिलेटिवली कौन अच्छा है। तो इस संदर्भ में मैं अपने मित्र पीयूष से थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहूँगा कि भाई, क्योंकि उनका मीडियम हिंदी रहा है, तो उस पर थोड़ा वो प्रकाश डालें कि मीडियम का क्या बैरियर है। सर, जहाँ तक हिंदी मीडियम का सवाल है, तो वो सब स्टार्टिंग में चुनौतियाँ रहती हैं, लेकिन अगर कोई भी हिंदी मीडियम का बच्चा अगर बेहतर तरीके से, ईमानदारी पूर्ण तरीके से प्रयास करता है और उसका जो सपना है उसको, उसके लिए डेडिकेटेड है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बैरियर होगा। मैम और सर दोनों लोग इंग्लिश मीडियम से हैं और मैं हिंदी मीडियम से, दोनों लोग आज एक साथ बैठे हुए हैं। तो अगर आप समझिए कि अगर कोई हिंदी मीडियम का बैरियर होता, तो फिर हम तीनों लोग एक साथ में नहीं बैठे होते। सर की जर्नी तो लगभग 10 साल की हो गई, मैंने इसको लगभग 5 साल में ही मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो आप समझिए, और इस मैंने केवल 2 मेंस लिखे हुए, एक मेंस पहले लिखा था और एक ये मेरा दूसरा मेंस था, फर्स्ट इंटरव्यू था। हिंदी मीडियम से मैं मतलब इतनी हिसाब से देखा जाए तो 4-5 साल में, और 2 अटेम्प्ट में मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो आप क्या करिए कि हिंदी मीडियम अगर आपका है तो आप उस पर काम करिए। ऐसा नहीं कि बस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का बस करिए विचार अपने मन में रख करके, और बस आप उसका मतलब उसको बस एक समस्या मान करके कहें कि आपकी हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होता। तो ऐसी समस्या, आप ऐसे विचार अपने मन में मत रखिए। आप अगर काम करेंगे किसी भी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम, एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसमें उसको अगर आपको लगेगा कि क्वालिटी कंटेंट है, आपका रिप्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा है, तो मुझे लगता है नंबर जरूर देगा। और जो भाषा है वो एक माध्यम है कि अपनी बात रखने का, तो क्योंकि आपको एग्जामिनर तक अपनी बात को पहुंचाना है। एज एक सिविल सर्विस के रूप में अगर आपको जनता से बातचीत करनी होगी, तो आप कितने बेहतरीन तरीके से अपनी बात को रख पाते हैं, तो उसी का एक सबसे परीक्षण क्या होता है, एग्जाम के माध्यम से होता है कि आप कैसे अपनी बात को और अच्छी तरीके से जो बात पूछी जा रही है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं और कह पा रहे हैं। तो मुझे लगता है क्वालिटी कंटेंट, रिप्रेजेंटेशन का तरीका, इन सब स्तरों पे अगर काम किया जाए तो मुझे नहीं लगता किसी भी मतलब कि भाषा की वजह से किसी का सिलेक्शन रुकेगा। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो इंग्लिश मीडियम से हैं, उसके बावजूद 3-4 साल से लगातार मेंस देख रहे हैं, उसके बावजूद सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बहुत लोग बहुत ऐसे अच्छे बच्चे भी हैं जो इंग्लिश मीडियम से फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाते हैं, हिंदी मीडियम से भी ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में भी हो जाते हैं। मुझे लगता है कि भाषा का जो बैरियर अपने मन में मत पालिए, और आप अपनी मेहनत करिए, ईमानदारी को प्रयास करिए, डेडिकेशन के साथ काम करिए। मुझे लगता है सफलता जरूर मिलेगी, इसका मैं एग्जाम्पल स्वयं हूँ। और जो इसके बाद जो एक मिथ और भी रहते हैं
पीयूष, एक और मेरा सवाल है आपसे। जी। सिंस जो है आपने सेकंड अटेम्प्ट में ये थर्ड अटेम्प्ट में आपने ये अचीवमेंट पाया है, जी। तो ऑब्वियसली जो बच्चों के जो मन में सवाल रहता है ना कि जो आंसर राइटिंग है ना, जी। आंसर राइटिंग हम फर्स्ट डे से करें या फिर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद करें या फिर कैसे करें, थोड़ा इस पर थोड़ा प्रकाश जी, डालें। जहाँ तक आंसर राइटिंग का सवाल है, तो जो साथी इसको देख रहे हैं तो वो स्वयं से पूछें, क्या उनके पास अगर कंटेंट नहीं होगा तो क्या एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे? अगर उनके पास अगर, तो सबसे पहले जो मेंस का सिलेबस है तो कंटेंट के स्तर पे काम करिए। अगर आपके पास लगता है कि हिस्ट्री का जो भी मेंस का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए जितने भी जो भी कंटेंट की रिक्वायरमेंट है आपके पास पूरी हो चुकी, तो आप हिस्ट्री के फिर आंसर लिखिए, हिस्ट्री के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए। उसके लिए आप पीवाईक्यू जो पूछे जा रहे हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आप अगर ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं और ज्योग्राफी का क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप समझ लीजिए कितनी सतही बातें करेंगे, हो सकता है लिख भी ना पाए और आपका टाइम भी जो टाइम के अंदर लिखना होगा वो भी नहीं लिख पाएंगे। और अगर मान लो थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास है भी तो आप सतही बातें लिखेंगे और क्वेश्चन की डिमांड आप शायद नहीं पूरी कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो आंसर लिखने का जो तरीका है, तो अगर जिस भी सब्जेक्ट से स्टार्ट करें आप आंसर, तो उसके लिए आपके पास बेहतर कंटेंट होना चाहिए, जिसको क्वालिटी कंटेंट कहते हैं, तभी आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। तो मुझे लगता है पहले आप कंटेंट पे काम करिए, उसके बाद साथ साथ जैसे आपने हिस्ट्री का आपने कंटेंट आपका सिलेबस तैयार हो चुका, तब आप हिस्ट्री के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करिए और तब तक उसी के साथ साथ आप ज्योग्राफी का कंटेंट तैयार करिए। उसका जो भी है, ज्योग्राफी जब कंप्लीट हो जाए तो ज्योग्राफी की आप आंसर राइटिंग करिए और आप सोसाइटी पे मूव करिए, सोसाइटी का आप कंटेंट तैयार करिए, उसकी क्लासेस करिए, आपने कोचिंग करी है तो कोचिंग से के माध्यम से आप उसको पढ़िए, अदरवाइज अपना सेल्फ नोट्स बना के आप कंटेंट तैयार करिए। तो मुझे लगता है जो आपका कंटेंट, आपके पास कंटेंट की जो आपके पास क्वालिटी है वो आपके पास मजबूत होनी चाहिए, तभी आप एक बेहतर आंसर लिख पाएंगे। अदरवाइज फिर आप सतही बातें करेंगे। तो मेरा मेरा इस संदर्भ में यही मानना है। अब नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है वो सबसे बड़ा इशू आता है टेस्ट सीरीज का, कि टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट करें, कौन सी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें, टेस्ट सीरीज करें कि पीवाईक्यू करें कि दोनों करें। तो इस पे प्रकाश डालेंगी शैवी मैम, क्योंकि शैवी मैम का ये सेकंड अटेम्प्ट था और सेकंड अटेम्प्ट में इनकी थर्ड रैंक आई है, तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए मैम। देखिए, टेस्ट सीरीज में ये जो सर ने मिथ्स बोले हैं, इसमें सबसे पहली चीज़ है कि आप पीवाईक्यू करें या फिर किसी कोचिंग का टेस्ट उठाएं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आप सिलेबस का थोड़ा थोड़ा पार्ट कंप्लीट करना शुरू करिए और उसके पीवाईक्यूज देखते चलिए, क्योंकि आपने जैसे एक टॉपिक पढ़ा, अगर आपने उसके पीवाईक्यूज देखे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो मैंने पढ़ा है क्या उतने से मेरे क्वेश्चंस हो रहे हैं या मुझे कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं। और पीवाईक्यू से आपको एक ये भी समझ में आ जाता है कि क्या नहीं पढ़ना है इस एग्जाम में। मुझे लगता है कि आप पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएँ कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बल्क ऑफ सिलेबस में अगर आप सब कुछ पढ़ने रह जाएंगे तो अल्टीमेटली आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है, कुछ लोगों को लगता है कि टेस्ट सीरीज जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाए तब लगाना चाहिए। तो मेरा मानना ऐसा है कि पूरे एग्जाम की सीरीज में पूरा सिलेबस कभी खत्म नहीं होता। वो प्रीलिम्स के लेवल पे भी नहीं खत्म होता, वो मेंस के लेवल पे भी नहीं होता। वो इंटरव्यू देने जाने के लिए सुबह तक भी आपको लग रहा होगा कि यार मैं ये और पढ़ लेता। तो आपका कभी सिलेबस खत्म नहीं होता है। अगर आप आखिरी के लिए बैठे रहेंगे कि मैं आखिरी में जाके टेस्ट लिखूंगा, तो जितना ज़्यादा आप डिले करते जाते हैं आप अपने आप को उतना ही बर्डन देते जाते हैं कि फिर आपको आखिरी में ये नहीं समझ में आता कि मैं किसको दूं टाइम, किसको नहीं दूं। और उसके चक्कर में क्या होता है कि आपके कुछ सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज होते हैं। देखिए, अगर आप प्रीलिम्स का भी रिजल्ट देखें, 1 नंबर से इंसान अंदर भी हो जाता है और बाहर भी हो जाता है। ये एग्जाम 1-1 नंबर का खेल है। तो आपका जो फाइट है ना वो 1-1 नंबर के लिए होता है। उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको टेस्ट सीरीज के लिए आपने एक चंक ऑफ सिलेबस कंप्लीट कर लिया। जैसे अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आपने बना लिया कि मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर फंडामेंटल ड्यूटीज तक ये एक सेक्शन कर लेता हूँ, पार्ट 4A तक। उसके बाद आप उधर के क्वेश्चंस उठाइए, पीवाईक्यू वहां से देखिए। कहीं का आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, अगर नहीं की तो मार्केट से टेस्ट पेपर उठा लाइए, सॉल्व करिए। उससे ये होगा कि एटलीस्ट आपका ये क्लियर होगा कि मेरे पढ़ने के बाद किस पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे तो क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास नहीं है, और आप उसको देन एंड देयर ऐड करते जाएंगे। एक जब आप पढ़ रहे हैं उस फ्लो पे आपको किसी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में ऐड ऑन करना ईजी होता है, रेदर देन जब आपने सब कुछ पढ़ लिया और फिर वापस से आप जाके जीरो से जाके वहां पे एडिशन कर रहे हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज के लिए जो ये फ्लो है वो ऐसा होना चाहिए, पीवाईक्यू फॉलोड बाय एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, बट दैट शुड बी अलॉन्ग विद आपने कितना पोर्शन पढ़ा है, उसको आखिरी के लिए बिल्कुल ना रखिए। फिर एक और बैरियर है कि सीसेट
एक बैरियर हो चुका है। मैं ऐसे बहुत से अपने साथ के लोगों को जानती हूँ जिनका इवन अब यूपी पीसीएस में भी जीएस में स्कोर अच्छा आ रहा था, बट वो सीसेट की वजह से रुक गए हैं। तो क्या सीसेट को प्रिपेयर करना चाहिए? प्रिपेयर करना चाहिए तो कहाँ पे आइडेंटिफाइड कौन सा एरिया है? इस चीज़ पे हरे कृष्णा सर आपको इनलाइट करेंगे। देखिए, इस एग्ज़ाम में आप किसी भी सेक्शन को ना कमज़ोर मत समझिए। ये एक तरह से एनिमी है आपका, हर एक सेक्शन। आपको लगता है कि ये मेरा कमज़ोर है, उस पर वर्क कीजिए। मैं इंजीनियर हूँ बाई प्रोफेशन, तो मेरे अंदर ये मिथ था कि इंजीनियर्स के तो सीसेट फेल ही नहीं होते, जबकि मेरे यूपीएससी में 3 सीसेट फेल हुए हैं। मेरे लास्ट के 2 अटैम्प्ट यूपीएससी के सीसेट में फेल हुए हैं। तो यूपी पीसीएस में भी मैं आपसे ये कहूँगा, जो दिनों दिन जो चेंजिंग हो रहे हैं यूपी पीसीएस के पैटर्न में, लाइक कि जैसे 18 में जो है 10 से 12 सवाल आ गए थे कम्युनिकेशन के, बट अब आप 23 का पेपर उठा के देखेंगे तो करीब 30 से 32 क्वेश्चन है केवल कम्युनिकेशन के। तो आपको अब ये आपका बैरियर है कि जो कम्युनिकेशन हमारा एक चैलेंज है, इस पर काम करना है। तो आप सीसेट में जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जैसे लाइक हिंदी है, इंग्लिश है, इसको तो आपको गलत करना ही नहीं करना है। मेनली मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स और कॉमर्स है, ठीक है, क्योंकि उनको मैथ्स में रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होती है कंपेरेटिवली इंजीनियर्स और जिनका बैकग्राउंड साइंस का होता है। तो आप कम्युनिकेशंस पे भी कम से कम इतना एफर्ट लगा लीजिए, कम से कम 10-12 क्वेश्चन वहाँ से सही हो जाएं, 10-12 क्वेश्चन इंग्लिश से सही हो जाएं, 10-12 क्वेश्चन हिंदी से सही हो जाएं, और जो मैथ्स और रीजनिंग के लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं वो सही हो, जिससे कि ओवरऑल आपका कट ऑफ पार हो जाए। मान लीजिए आपका जीएस बहुत अच्छा है, पर आप सीसेट में फेल हो गए तो फिर तो एक बहुत बड़ा ही विडम्बना है ना। अब देखिए, मेरा जीएस हर बार कट ऑफ क्लियर होता था यूपीएससी में, पर मैं सीसेट में फेल होता था। तो यही है ना कि मतलब ये क्या हुआ फिर, कोई मतलब उसका मतलब ढाक के 3 पात हो गए ना। तो आप सीसेट में भी जो है अच्छे से अपनी पकड़ बना के चलिए, उसको कमज़ोर मत समझिए कि ये सीसेट को तो मैं ऐसे ही पास कर लेंगे। सेकंड बात ये होती है न्यूज़पेपर के बारे में, कि जी न्यूज़पेपर हम फिजिकली पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें, या किसी यूट्यूब के जो सर हैं या मैम हैं उनके लेक्चर्स को देख लें तो अच्छा रहेगा। देखिए, इसमें भी मैं ये कहूँगा कि जो जहाँ तक मेरा मानना है, मैं 2.5-3 साल से न्यूज़पेपर ऑफलाइन पढ़ता हूँ और प्रॉपर उसके नोट्स बनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, मैं पढ़ लेता हूँ, वो नोट्स बनाता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि प्रॉपर आप न्यूज़पेपर को ना अपने ऑफलाइन मोड में पढ़िए, प्रॉपर पेन के साथ, और सिलेबस आपके साथ होना चाहिए, जिससे कि जो न्यूज़पेपर का जो टाइमिंग है ना, कुछ बच्चे 3-3 घंटे लेते हैं, स्टार्टिंग में 2 घंटे लगेंगे आपको, बट जहाँ तक आप एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो गए और न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। कम से कम आप एक न्यूज़पेपर पढ़िए फिजिकली, मेरा ये मत है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपकी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज बहुत अच्छी होंगी, दूसरा वहाँ से आप बेस्ट प्रैक्टिसेस निकाल सकते हैं। जैसे कि जो इस बार मेरा जो मैंने इंक्लूड किया था अपने कंटेंट में मेंस में, तो मैंने बेस्ट प्रैक्टिसेस न्यूज़पेपर से निकालता था। मैं जैसे हिंदू पढ़ता हूँ, कभी कभी एक्सप्रेस भी पढ़ता था, योजना मैगजीन पढ़ता था, एक द बेटर इंडिया करके साइट है, उस पर बेस्ट प्रैक्टिसेस आती हैं कि, तो वहाँ से मैं उनको जो सिलेबस के हिसाब से उनको वहाँ पर अप्लाई करता था। तो ये न्यूज़पेपर पढ़ने का आपका बहुत फ़ायदा होता है। तीसरा, न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि आप जो करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना, वो करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको गाइड की तरह नहीं लगती। आपको इन द सबकॉन्शियस माइंड आपके ये रहता है कि हाँ जी, हमने कहीं न्यूज़ पढ़ी है। और अब आजकल आप पेपर देखोगे ना, जो लास्ट टाइम यूपी पीसीएस का पेपर था, वो न्यूज़पेपर से बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो मैगजीन में कवर नहीं थे, वो न्यूज़पेपर से ही थे डायरेक्ट। वो मैगजीन उनको सोचती कि ये नहीं आएगा, और वो न्यूज़पेपर से थे। तो न्यूज़पेपर का मेरा मानना ये है कि आप फिजिकली पढ़ें तो बहुत अच्छा है। उससे क्या है कि आपकी एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अब वो जो नेक्स्ट जो मिथ है वो ये है कि जी प्रेजेंटेशन, मान लीजिए हमारे पास कंटेंट है, सब कुछ है, हमारा प्रीलिम्स भी निकल गया है, कंटेंट भी हमारे पास है, तब भी हम पास नहीं हो पा रहे। तो रिप्रेजेंटेशन जो होता है अपनी बातों को, अपने विचारों को, ये बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है आपके मार्क्स में। तो इन बातों पे शैवी मैम आपको इनलाइटन करेंगी, बिकॉज जो पर्सनली मैंने शैवी मैम की कॉपी चेक की है, बिकॉज मैं काफ़ी इवैल्यूएशन वगैरह में टीम में हूँ, काफ़ी कोचिंग वगैरह में। तो जो मैम का प्रेजेंटेशन है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मैम की कॉपी को हम लोग कमेंट सेक्शन में इन सब में भी डाल सकते हैं, आप लोग बोलेंगे तो मैम इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे प्रेजेंटेशन में। देखिए, प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आना चाहिए। आपका क्वेश्चन जब समझ में क्वेश्चन अच्छे से आएगा तब आप उसको बहुत अच्छे लेवल पे प्रेजेंट कर पाएंगे। प्रेजेंट करने के लिए 2-3 तरीका है कि आप या तो कोई फ्लो चार्ट बना दीजिए, अगर किसी क्वेश्चन पे आप मैप इंक्लूड कर पा रहे हैं तो मैप बना दीजिए,
अगर किसी क्वेश्चन में आप डेटा कर पा रहे हैं तो उसको पाई चार्ट के माध्यम से या फिर बार ग्राफ के माध्यम से आप उसको लिखिए। ये सारी चीज़ें अगर आप सोचें कि आपको किसी मटेरियल में मिल जाएगी या बुक में, तो ये संभव नहीं होती है। देखिए, अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा करना चाह रहे हैं तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स आपको ही देने पड़ेंगे। ये आपको कहीं से भी रेडी टू बी कुक्ड फूड की तरह नहीं मिलता है। तो एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, और यही एफर्ट्स मैंने भी किए थे और लगभग हम तीनों ने इस चीज़ों को किया है कि आप अगर कोई भी पढ़ रहे हैं, आप बजट पढ़ रहे हैं, तो आप बजट के कुछ डेटा देखिए क्या चेंजेस हुए। पहले एग्रीकल्चर में कितना पैसा मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है। डिफेंस का बजट बढ़ता जा रहा है। आप अगर यूपी का देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट सबमिट पहले कुछ 1000 करोड़ से स्टार्ट हुई थी पहली, और इस बार वाली 33.5 लाख करोड़ पे चली गई। तो यही डेटा तो हैं। जब आप अपने आंसर पे लिखेंगे तो एक एग्जामिनर को समझ में आएगा कि अगर मैंने आज का क्वेश्चन पूछा है लेकिन इस बच्चे का जो बेसिक है वो क्लियर है कि कैसे इस स्कीम ने या फिर गवर्नमेंट के किसी इनिशिएटिव ने प्रोग्रेस किया। तो आप खुद से भी सोच के देखिए ना कि अगर आपने किसी से एक क्वेश्चन पूछा, आपको वो सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर दे तो आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर वो आपको उसमें 2-3 तरीके से कुछ डेटा बना दे या फिर कुछ फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझा दे, तो वो आपको अट्रैक्टिव लगेगा। और कहीं ना कहीं यही चीज़ है, अगर आप एक क्वेश्चन में भी हाफ मार्क्स लेके चलते हैं। ये जब मैं मेरी कॉपी सर चेक करते थे तो सर मुझे हमेशा ये चीज़ बोलते थे कि मैम अगर आप हाफ क्वेश्चन मार्क्स भी एक क्वेश्चन में लेके चलते हैं तो आप ये देखिए कि 20 क्वेश्चंस में आपके 10 मार्क्स हो जाते हैं। और 20 को ऐसे आपको कितने पेपर लिखने हैं, आप अगर हिंदी और इंग्लिश को छोड़ भी दें तब भी आपके पास 6 पेपर्स हैं। 6 पेपर्स से 16 मार्क्स, और 60 मार्क्स बहुत बड़ा गैप होता है किसी को टॉपर बनाने से और किसी को रिजल्ट से बाहर कर देने में। तो आप ये जो है ना, जब बच्चों को लगता है कि बस हम लिख के आ जाएंगे, लिख के नहीं आना है। आपका जो कंपटीशन लेवल हो रहा है उसमें अगर आपको एक आधे नंबर के लिए फाइट करना है हर क्वेश्चन में, तो अब जब आप अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट करें तो मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि आप अपने बैक ऑफ माइंड ये करिए कि मैं कैसे इस क्वेश्चन में आधा नंबर और गेन करूं। जिस दिन आपको ये आ जाएगा, आप अपने आप उस आधे मार्क्स की फाइट के लिए कुछ इनोवेटिव करेंगे और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अब एक और मिथ होता है मेंटल प्रेशर। क्योंकि बहुत समय तक बच्चा यहाँ प्रिपेयर कर रहा है, कुछ लोगों को जल्दी सफलता मिल जाती है बट कुछ लोगों को बहुत टाइम लेकर सफलता मिलती है, और उसका उससे ये होता है कि फ्रस्ट्रेशन आने लगती है। मैंने आज भी एक स्टूडेंट मुझे मिला था और वो बोल रहा था कि मैम शुरू में प्रीलिम्स निकल गया 2 अटेम्प्ट, अब प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है। क्योंकि सर ने बहुत लंबा समय अपना इस जर्नी को दिया है बिना हार माने हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मिथ को ब्रेक करने में सर बहुत अच्छे से आपको बता पाएंगे कि क्या ज़रूरत है। देखिए, मेंटल जो प्रेशर है वो एक नेचुरल होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो आपकी एज बढ़ती है, आपके अटेम्प्ट बढ़ रहे होते हैं, आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते। सोसाइटी जिस प्रकार से नॉर्थ इंडिया की है वो आपको ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशराइज करेगी। वो कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ों का रोल आता है। पहला तो रोल आता है आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है। जैसे मेरे पिताजी और जो मेरे वेल विशर हैं, स्पेशली IPS दीक्षा, मेरी बहन संध्या है ना, और मेरे मामा जी वगैरह, तो इन्होंने इतना अच्छा मेरे को सपोर्ट किया कि ठीक है, जो समाज कह रहा है कहने दो, ठीक है। तो मैं आपसे जितने भी पेरेंट्स हैं और जितने भी उनके वेल विशर्स हैं, उनसे बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको लग रहा है कि आपके बच्चे में या बच्ची में थोड़ा बहुत भी पोटेंशियल है तो प्लीज़ उसको मौका दीजिए। किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है, 1 या 2 अटेम्प्ट में, जैसे पीयूष को मिल गई, मेरे को ये 6वें अटेम्प्ट मिली, 10 साल बाद मिली, उसको 5 साल बाद मिली, तो सफलता तो मिली ना। तो यदि आप एक इमोशनल सपोर्ट करेंगे ना, फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसे कुछ पेरेंट्स कहते हैं जी हम तो उसको पैसे भेज देते हैं। अरे पैसा सब कुछ नहीं होता ना, आप 2 मिनट उससे बात कर लीजिए। सिमिलरली मैं कोचिंग वालों से भी कहना चाहूँगा कि जो बच्चे इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए नहीं हुए, उसका मतलब ये नहीं कि वो गधे हैं या उनको आता नहीं है, आप उनसे भी टच में रहिए। और ये सर की बड़ी महानता है देवी सिंह सर की, कि उन्होंने मतलब हम लोगों के साथ में तब भी टच में रहे। तो सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म के बारे में सोच भी रहे हैं जहाँ पे जो स्टूडेंट या जो एस्पिरेंट फाइनल सिलेक्शन या फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आए, तो हमारी तरफ से जो इनपुट हो सकता है हमारे लेवल का, क्योंकि हम कोई ऐसा नहीं कि हम बहुत होशियार हैं, हम बस भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हम पे कि हम इस तरफ आ गए और आप उस तरफ हैं। हमारे लायक जो भी कुछ सेवा होगी आप
हमको अपनी कॉपी भेज सकते हैं, तो हम अपने इनपुट दे सकते हैं उसमें। अगर आपका भी भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक हम प्लेटफॉर्म सोच रहे हैं इसके बारे में। दूसरी बात, मेंटल प्रेशर को डील कैसे करें। एक तो सपोर्ट सिस्टम माता पिता, गुरुजनों और वेल विशर्स का होता है। दूसरा सबसे बड़ा जो होता है खुद के एफर्ट्स का होता है। जैसे कि मेरा जो खुद का था कि मैं बहुत ज़्यादा प्राणायाम और ब्रीदिंग प्रैक्टिस पे ध्यान देता था। अध्यात्म तरफ फिर थोड़ा मेरा टिल्ट हुआ, भजन सुनता था, तो इस तरह से मैं डील करता था। पीयूष भाई अपना भक्ति में थोड़ा ज़्यादा बिलीव करते हैं। शैवी मैम का अपना एक डीलिंग होगा, किसी का स्पोर्ट्स में होता है। तो आपको जो अपनी हॉबी है ना, जैसे किसी को जॉगिंग की हॉबी है, मेरा एक दोस्त है वो रोज़ जॉगिंग करता है, मेंटली बहुत फिट रहता है। तो यही है कि मेंटल प्रेशर हमको एज ए पर्सन भी डील करना है, और एज ए सोसाइटी और एज ए वेल विशर, एज ए पेरेंट्स आपको भी अपने बच्चों का और बच्ची का थोड़ा सा सपोर्ट बनाना है। तो बस मैं ये कहूँगा कि ये जर्नी जो होती है उसमें डेस्टिनेशन तो मैटर करता है, बट जो पड़ाव मिलते हैं ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस पड़ाव में जिस व्यक्ति का भी जितना भी योगदान है उसको आप कभी मत भूलिए। ये मेरा पर्सनली मानना है, किसी का भी योगदान है, बिकॉज ये जर्नी आपका एफर्ट तो है, बट आपके एफर्ट के साथ साथ बहुत सारे लोगों का जो अभी इस दुनिया में नहीं है या इस दुनिया में है, उन सबकी दुआएं, पता नहीं किसकी कौन सी दुआ फल जाए आप पे। तो बी वेरी हम्बल, क्योंकि हम जानते हैं विद्या ददाति विनयम। तो आप सेलेक्ट हो जाएं तब भी विनयशील रहिए, और आप सेलेक्ट नहीं हुए तो आप जितने तरीके से जितना हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, जितने अच्छे से चीज़ों को लर्न करेंगे, प्रोसेस में जितना पायस रहेंगे, जितना होली रखेंगे, आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और ये एग्जांपल मैं हूँ, 10 साल बाद मुझे लगभग सफलता मिली है, तो आपको ऑफिस सफलता मिलेगी। मीडियोकर स्टूडेंट रहा हूँ। इस दरमियान हमारा जो कंक्लूडिंग जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि शैवी मैम का अपना एक स्पेशलिटी है कि उनका मेंस सही है। पीयूष भाई का अपना एक स्पेशलिटी है कि उसका बाय एंड लार्ज ठीक ठाक रहा है, तो बहुत जल्दी इसको सफलता मिल गई। पीयूष से मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा और गाइड करें, मेंस को कैसा बेटर कर सकते हैं। बिकॉज पीयूष का सेकंड अटेम्प्ट में हुआ है, और पीयूष के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि उसके अंदर एक्सेप्टेंस आया है। एक्सेप्टेंस इन द सेंस कि पीयूष हिंदी मीडियम का है, तब भी उसको लगा कि मुझे इंग्लिश का ये पढ़ना है, तो उसने उस चीज़ को पढ़ा, और वो चीज़ उसके जो कॉपी है उसमें रिफ्लेक्ट होती है। तो पीयूष प्लीज़ थोड़ा सा बताइए कि हिंदी मीडियम के जो हमारे भाई लोग हैं या बहना है, वो कैसे अपनी जो है मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हिंदी मीडियम के जितने भी विद्यार्थी हैं वो 2-3 स्तरों पे काम कर सकते हैं, ताकि वो अपनी रैंक लगा पाएँ और जो उन्होंने सपना देखा है उसको पूरा कर पाएँ। ये एक तरीका ये हो सकता है कि अगर जो भी वो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, और जो टॉपर्स आंसर राइटिंग करते हैं, जैसे हरे कृष्णा सर ने डीएसपी रैंक प्राप्त की है, तो इन्होंने कुछ ऐसा जरूर बेहतर लिखा होगा जो एग्जामिनर नंबर देने के लिए एक तरह से मजबूर हो गया है और वो सेलेक्ट हुए हैं। तो आप हरे कृष्णा सर की कॉपी देखिए, उन्होंने वो कैसे आंसर लिखते हैं। सेवी मैम ने इतना अच्छा उनका प्रेजेंटेशन है, तो उसको आप देखिए। हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, तो ये नहीं कि आप हिंदी मीडियम से तो इंग्लिश मीडियम के टॉपर की कॉपी नहीं देखेंगे, उनकी कॉपी देखिए और अपने आंसर को देखिए कि आपका कोई आंसर लिखने का तरीका क्या है, आपकी क्या कमी है, कंपैरिजन करिए। आपको तब अपनी कमियां समझ में आएंगी, और जब आपको कमियां समझ में आएंगी तब आप उन पर काम करना स्टार्ट करिए। मेरी कॉपी भी आप देख सकते हैं सर, जो प्लेटफॉर्म जो स्टार्ट कर रहे हैं उसके माध्यम से मैं कोशिश करूंगा अपनी कॉपी प्रोवाइड करूं, ताकि आप सभी तक वो कॉपी पहुंच पाए, और आप अपने कुछ आंसर और मेरे आंसर में जो डिफरेंस है उसको आप पता लगा पाएं और अपनी कमियों को समझ पाएं। मेरे साथ भी यही समस्या हुई थी। मैं इसके पहले जो मेंस लिखा था, मेरे 7 नंबर से मेरी इंटरव्यू कॉल रुक गई थी। उसमें एक तो कमी ये थी कि मैं क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, शायद मुझे लगता है इंटरव्यू कॉल ना होने का एक रीजन वो भी है। तो आप जितने भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो कोशिश करें कि अपना टू द पॉइंट लिखेंगे तो उनका टाइम भी बचेगा उससे, क्योंकि पैराग्राफ लिखने में आपका जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्ड जरूरत पड़ेगी, तो एक आंसर लिखने में उनका टाइम बहुत ज़्यादा आता है। तो टाइम सेविंग के लिए एक अच्छा तरीका है टू द पॉइंट लिखें। टू द पॉइंट लिखेंगे तो एग्जामिनर उसको पढ़ने में भी मजा आएगा। तो आप टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करें, जितने अधिक से अधिक एग्जाम्पल्स में डालने की कोशिश करिए। और दूसरा तरीका ये है कि आप रिप्रेजेंटेशन के स्तर पे काम करिए, और जो हिंदी मीडियम का जो कंटेंट है, अगर आपको लगता है कि हिंदी मीडियम का एक बेहतर कंटेंट नहीं है, तो गूगल साइट की मदद लीजिए, पीआईबी की मदद लीजिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो साइट्स हैं उनकी मदद लीजिए। भले ही वो इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश का कंटेंट हो, आप डिक्शनरी के माध्यम से उसको आप ट्रांसलेट कर लीजिए, आप अपना कंटेंट बना लीजिए। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आप अपना सेल्फ नोट जरूर तैयार करिए, क्योंकि जब सेल्फ नोट्स आप तैयार करेंगे तो आपको रिवीजन में मदद करेगा, और आपको ये भी पता रहेगा कि सेल्फ नोट जो होता है वो जैसा आप सेल्फ नोट्स बनाते हैं,
कमोबेश उसी तरीके से आप फाइनल जो एग्जाम होता है उसी तरीके की आप आंसर राइटिंग करते भी हैं। तो जैसा आप सेल्फ नोट्स बनाएंगे अगर वो आपका बहुत बेहतरीन है, आप अपने जो जिन टीचरों के मार्गदर्शन में हैं उनको अपना सेल्फ नोट्स दिखाइए, तो उससे वो इवेल्यूएट होकर पता चलेगा कि आप अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। क्योंकि जैसा आप सेल्फ नोट्स बना रहे हैं वैसा आप जो फाइनल एग्जाम में इसको रिप्रेजेंट भी करेंगे। यहाँ आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जगह जगह पे जहाँ आवश्यकता है मैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लो चार्ट बना रहे हैं, इंडेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मेरा एक एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो अगर कोई इंडेक्स आता था, जैसे मानव विकास सूचकांक हो गया या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग हो गई, तो हर साल उसकी रैंक में उतार चढ़ाव होता था। तो मैं कोशिश करता था एक्स वाई एक्सिस पे उसको रिप्रेजेंट कर दूं, और उसके बाद 2000 से अगर 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे है तो 2018 का एक अपना एक्स वाई एक्सिस पे उसको रिप्रेजेंट करके उसके बाद उसमें दिख लूं कि उसकी रैंक क्या है, 22 में उसकी रैंक क्या है। तो एक फ्लो चार्ट उससे दिखाई देता है कि रैंक ऊपर बढ़ रही है या घट रही है। जैसे उत्तर प्रदेश की रैंकिंग थी 2019 के में, शायद 18 में 12वीं रैंक पे था। उसके बाद जब इधर 21 से 22 की जो रिपोर्ट आई उसमें सेकंड पायदान पे आ गया। तो ये बिल्कुल आपको दिखाई देता है कि 12 से सीधे 2 पे आना तो एक कितना बेहतर प्रदर्शन। अगर आप इस तरीके से आप उसको एक सेंटेंस फॉर्मेट में लिखने के बजाय एक्स वाई एक्सिस पे अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आप जाहिर सी बात है अगर आप भी इसको किसी कॉपी में लिखा देखेंगे तो आपको ही बहुत पसंद आएगा। और सेम ऐसे एग्जामिनर के साथ भी होता है। एग्जामिनर अगर इस तरीके से आपको देखेगा कंटेंट तो उसको पसंद आएगा और आप ज्यादा नंबर लेंगे। और एक तीसरा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, हिंदी मीडियम के जितने भी विद्यार्थी, तो मैंने जो जहाँ तक पाया है और जहाँ तक अपने साथियों को देखा है तो उनके साथ एक समस्या होती है कि उनकी वर्तनी अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि वो जहाँ छोटी ई की मात्रा लगानी होती है वहाँ बड़ी ई की लगा देते हैं, जहाँ बड़ी ई की लगानी है वहाँ छोटी ई की लगा देते हैं, जहाँ कर्ता लिखना वहाँ पे करते लिख देते हैं, करती लिख देते हैं। तो ऐसी जो अशुद्धियाँ होती हैं तो इनको आप सुधारने की कोशिश करिए। और ये क्या करिए, आप एक एक शब्द पे फोकस करिए कि आप क्या लिख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे आपको नहीं है तो आपको एक अच्छी बुक से वहाँ पे शब्द लिख लीजिए, उसको बराबर अपने दिमाग में रखिए कि हम ये शब्द बराबर गलत लिख रहे हैं। तो क्योंकि आप हिंदी में, जैसे आपको हिंदी का पेपर इसमें लिखना है पीसीएस में 100-150 नंबर का है, उसमें बहुत बच्चे क्या होते हैं 70 नंबर गेन करते हैं, बहुत बच्चे उसमें 110 नंबर गेन कर लेते हैं, बहुत बच्चे 90 गेन करते हैं। अगर आप सोचिए जरा कि अगर आपके 70 नंबर आते हैं और किसी के 110 नंबर आते हैं तो 40 नंबर का गैप है। आप इसको बहुत मुश्किल होगा इसकी भरपाई कर पाना। इसकी वजह से आप अंदर भी हो जाएंगे, बाहर भी हो जाएंगे। तो आप हिंदी मीडियम के अगर विद्यार्थी हैं तो कम से कम अपने क्षेत्र में भी तो आप एक्सपर्ट हों, आप में उसमें एक परफेक्टनेस होनी चाहिए कि अगर आपको इतना सिलेक्शन लेना है, आपको एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है, स्टेट के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो आप हिंदी की वर्तनी तो गलत मत लिखिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी हिंदी वर्तनी पे आप काम करिए। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है वो भी समझ पाएगा कि कम से कम उसमें आप एक सिस्टमेटिक ढंग से आप काम कर रहे हैं, आप अपनी जो कमियां हैं उनको सुधार कर रहे हैं। और एक तरीका ये हो सकता है कि आप वर्तनी के साथ साथ अपनी अगर हैंड राइटिंग पे अगर आप कोशिश करवाएं कि अगर जितनी बेहतर हैंड राइटिंग हो उतना अच्छा रहेगा। एक मेरा फ्रेंड है, वो यूपीएससी के लगातार पिछले 4 साल से मेंस लिख रहा है, लेकिन उसकी हैंड राइटिंग का स्तर ये है कि वो खुद लिखता खुद नहीं पढ़ पाता है। उसका सिलेक्शन बराबर मेंस हर बार लिख रहा है, प्रीलिम्स हर बार क्वालिफाई हो जा रहा है और मेंस वो कभी पास नहीं कर पा रहा है। मुझसे मैं बार बार कहता हूं कि आप अगर वो थोड़ा सा भी अपनी हैंड राइटिंग बस पढ़ने लायक बना ले, मुझे लगता है उसकी ठीक ठाक प्रॉपर आईएएस उसको मिल सकता है। क्योंकि नॉलेज है उसके पास क्योंकि प्रीलिम्स इतने, आप देखिए 2023 का इतना कठिन पेपर आया, उसके बाद पूरे उसका हाहाकार मच गया कि इतना कठिन पेपर आया है उसका, तब भी उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था। मेंस उससे इस बार फिर से लिखा, मेंस फिर से क्वालिफाई किया। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है। अगर आप राइटिंग अच्छी लिखेंगे, क्योंकि आप ये देखिए आप खाना खाते हैं तो आपके पास मान लो 5 आइटम हैं, अगर आप उनको अलग अलग डेकोरेट करके सजा करके आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वही खाना आपको देखने में बहुत अच्छा लगता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। और सेम अगर आप एक थाली लिए, अभी दाल चावल सब्जी रोटी सब है, एक ही थाली में, ना कोई उसमें कटोरी है, ना चम्मच है, ना कुछ है, उसी में रख दिए, फिर आप देखिए कैसा उसको लगेगा। तो मुझे लगता है कि अगर इस स्तर पे काम करेंगे, जो चीज देखने में अच्छी लगेगी, तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका एग्जामिनर पे जाएगा, मुझे लगता है कि वो आधा नंबर जरूर आपको एक्स्ट्रा दिलाएगा। मैम ने इस बात का जिक्र भी किया कि अगर 60 नंबर आपने एक्स्ट्रा गेन कर लिए 120 क्वेश्चन में, क्योंकि 6 पेपर आपने लिखे, 120 क्वेश्चन है, उसमें अगर आधा नंबर हर क्वेश्चन में आप एक्स्ट्रा लेके आए, और ये पता आपको नहीं चलेगा कि आपको आधा नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन वो मिल जाता है। मुझे लगता है कि आप अपनी हैंड राइटिंग पे काम करिए, वर्तनी पे काम करिए। आपको अगर जरूरत लग रही है कि इंग्लिश के कोई कंटेंट पढ़ने की जरूरत लग रही है, आप उसको बेहिचक पढ़िए। आपको समझ में नहीं आ रहा, उसको गूगल ट्रांसलेट करिए। अब तो इतनी सुविधा आ गई कि विकिपीडिया पे कि आप इंग्लिश का कंटेंट उसको हिंदी में करके आप उसको पढ़ सकते हैं। कोई भी अब दिक्कतें नहीं है हिंदी मीडियम की, और ना ही अपने दिमाग में विचार रखने की जरूरत है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की समस्या है। आप अगर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप बेहतर तरीके से आप अच्छा कर सकते हैं। मैंने 2 अटेम्प्ट, एक बार इंटर मेंस में फेल हुआ, उसके बाद 1 साल के अंदर मैंने सुधार करके मैं यहाँ तक पहुंच गया।
तो आप आपके अगर डेडिकेशन के साथ ईमानदारी पूर्ण तरीके से अगर काम करेंगे तो आप एक बेहतर रैंक ला पाएंगे, और जहां मैं बैठा हूं वहां कल आप भी बैठ सकते हैं। धन्यवाद। इस दरमियान सर ने एक प्रयास किया है कि ये जो प्रीलिम्स आने वाला है, इस दरमियान सर की कोशिश ये रहेगी कि जो ये 1 महीने का जो आपका है, इसको बेटर से बेटर यूटिलाइज कर पाएँ। कुछ साथी ऐसे हैं जिनका मेंस बहुत अच्छा है बट वो बार बार प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं, तो सर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे हम बेटर से बेटर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें, जहाँ पे हम PYQ प्रैक्टिस कर सकें और आपको आपके प्रीलिम्स निकालने में हम थोड़ी सी हेल्प कर सकें। तो ये दिव्यसेन सर का एक सार्थक प्रयास है और ये प्रयास अच्छी तरीके से फलीभूत हो, तो आप जुड़ें इस प्रयास से और हम तीनों लोगों का कोशिश रहेगा कि वहाँ जितना हमसे इनपुट हो सकता है सर के माध्यम से हम आपको प्रदान करें। साथ ही साथ मेंस में जितना हम लोगों से हो पाएगा, जितना हम लोगों से समय मिल पाएगा, उतने में आपका हम योगदान देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथ हमने अपनी तरफ से ये प्रयास किया है कि जो आपका विचार है टॉपर्स के प्रति, समाज के प्रति या समाज का हमारे प्रति जो विचार है वो एक लॉजिकल कंक्लूजन पे एंड हो। इसलिए हमने उस पूरे सेगमेंट का नाम दिया है ब्रेकिंग द मिथ्स। थैंक यू वेरी वेरी मच एंड अगेन थैंक यू दिव्यसेन सर एंड हिज टीम। धन्यवाद। कुछ और आपकी तरफ से? नहीं, वो जैसे निशि क्या बोल रही थी, ये जो बच्चों में डाउट होता है कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अच्छा है ये। सीधे बोलते हैं सब रिलेट हाँ नहीं कर चलो पाते चलो बच्चे। चलो पानी अभी देखिए ये हो जाएगा ना, आ जाएगा ना। हाँ वो तो Credit हो जाता है। और वो जो हम प्लेटफॉर्म बनाया है ना उसका नाम रखा है द ओनली PCS। तो अब देखो ये जो 3 डाउट, ये दो डाउट है ना, ये 2 क्वेश्चन है, इनमें तुम अपने विचार अलग से रखना, मैं अपने विचार रखूंगा। 8 घंटे वाला ही बात ये बोल रहे हैं। रिपीटेड ज़्यादा हो रहा है सब आप लोग को, तो शॉर्ट मत कीजिए हाँ, तो ताकि उसको शॉर्ट भी काटना जैसे कि मेरा जो मेन होता है, मैं टारगेट बेस्ड पढ़ाई करता हूँ। मेरा तो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा लंबा नहीं जाना, जितना मैं शॉर्ट करूँ कि मैं टारगेट बेस्ड पढ़ाई करता हूँ कि आज मुझे ये पढ़ना है और मैं कोशिश करता हूँ कि 100 ना हो तो 70 हो जाए, पर हो जरूर डेली और टारगेट बेस्ड। मैन का भी कुछ अपना स्ट्रेटेजी होगा, तुम्हारा अपना स्ट्रेटेजी, कम वर्ड हम यूज करना है। और सर के प्लेटफॉर्म का नाम है द ओनली PCS। द ओनली पीस। तो उसमें ये कह सकते हैं कि हम तीनों लोग आ रहे हैं उस पर, और PYQ और मेंस आंसर राइटिंग हम लोग कराएंगे उसमें। और निशि और नहीं नहीं बस ठीक है, थैंक यू। ठीक है निशि, और कोई डाउट तो नहीं? नहीं मतलब ये बच्चों का एक्चुअल हाँ, प्रॉब्लम नहीं, है। ये तो वो कर रहा है। घंटे वाला तो मैं बताता हूँ कुछ।